सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली स्टोरी की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने। आइए आगे की स्टोरी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। हम सभी ने कभी न कभी भूत प्रेतों आदि की कहानियाँ सुनी हैं। इन सभी कहानियों का आधार कुछ न कुछ ऐसा होता है जो कि सुपर नेचुरल होता है। यही कारण है कि किसी को ये कहानियाँ काल्पनिक लगती हैं तो किसी को वास्तविक, क्योंकि जिसने ऐसी घटनाओं को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है उन्हें ये वास्तविक लगती हैं और बाकियों को काल्पनिक। ऐसी ही एक घटना मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी। बात यही कोई 1990-95 के आसपास की है, जब मेरे दादाजी ने मुझे इस घटना के बारे में बताया था। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहता हूँ। तो दादाजी ने बताया कि आज से 20 वर्ष पहले यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित नहीं था। 1974 के बाद से ऐसा हुआ और यह घटना 1970 के नवंबर महीने की थी। खेत में धान पक चुके थे और मजदूर उसे प्रत्येक दिन काटने आते और फिर उसमें पानी लगा देते। कुल मिलाकर गोदान में पानी बराबर लगा रहता था, क्योंकि एक क्षैतिज जमीन हर गांव में होती है। कुल मिला के आप इसे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम समझ सकते हो, जहां पर ज़मीन आसपास की ज़मीन से गहरी होती है, जिसमें पानी इकट्ठा करा जाता है बारिश का। जब भी बारिश होती उसके अगले दिन किसान लोग जाकर वहाँ से पानी निकाल लेते। कुल मिलाकर सुबह के टाइम पे सबको वहाँ पर जाना पड़ता था। मेरे दादाजी भी सुबह के टाइम ही वहाँ पर जाते थे। मजदूरों के साथ मिलकर वो खुद भी अपने खेत में काम करते थे। तकरीबन 1 एकड़ की कटाई हो चुकी थी और 2 एकड़ ज़मीन बची हुई थी। एक दिन मजदूर ने धान की कटाई कर दी और बोला, कल सवेरे इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। मेरे दादाजी इसी चिंता में कि सवेरे उठना है परेशान रहे। उस समय सबके पास घड़ी नहीं होता था, गांव में 1-2 आदमी के पास ही घड़ी होता था। सुबह को उठने के चक्कर में दादाजी को पता भी नहीं लगा कि वो काफ़ी जल्दी उठ गए थे। उस टाइम पर आधी रात से थोड़ा ज़्यादा समय ही हुआ था। उसी समय पर उसी अंधेरे में कि सुबह के 3-4 बज रहे हैं, दादाजी खेत के लिए निकल पड़े। जब वो खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ना तो कोई मजदूर आया है और ना ही कोई और। वो सोचने लगे ऐसे में काम कैसे होगा। फिर भी उन्होंने अपने मेहनती स्वभाव के कारण अकेले ही काम करना स्टार्ट कर दिया और पानी में जाकर उस फसल को समेटकर बाहर लाकर जमा करने लगे। पानी भी कमर तक भरा हुआ था। अब आप कहेंगे कि धान कमर भर पानी में डूब जाएगा, लेकिन वो लटीदार होता था और उसका पौधा बड़ा होता है और पानी के ऊपर से मजदूर से फसल को काटता था। तब हमारे दादाजी ने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो आदमी इससे पहले कि कुछ वो बोलते, उनके सामने से फसल की गठरी को अपने माथे पर उठा लिया और वहां से भागने लगा। दादाजी फौरन उसके पीछे पीछे खेत से बाहर निकले और उन्होंने उसका पीछा किया। दौड़कर वो उसके पास गए और उसके हाथ से गठरी छीन ली। इसके बाद धक्का देकर उन्होंने उस आदमी को पटक दिया। जैसे ही वो आदमी नीचे गिरा, वो तुरंत ही एक झटके में ऊपर उठकर खड़ा हो गया और दादाजी को देखते हुए बोला, तूने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। तुझे पता भी है हम कौन हैं? दादाजी ने फौरन कहा, तुम एक चोर, और चोर के साथ जो करना चाहिए मैंने वही करा। उसने बोला, मैं चोर नहीं, एक प्रेत हूँ। दादाजी ने तभी गुस्से में कहा, अगर तू प्रेत है या पिशाच, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर ज़्यादा बोलेगा तो फिर पटकूंगा। ये सुनते ही उस प्रेत की आंख से खून निकलने लगा और वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, अब तू नहीं बचेगा। ये सुनकर मेरे दादाजी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके बाद उसे पकड़ा और एक बार फिर से घुमाकर उसे पटक दिया। पटकन खाते ही वो प्रेत बोला, कैसे इंसान से पाला पड़ा है। मेरे दादाजी मेहनती और हिम्मती दोनों थे
उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। तभी तो बिना किसी के आए ही पानी में जाकर फसल निकालने लगे थे। उन्होंने बोला, भूत हो या प्रेत, ये फसल मेरी है और मैं इसे मेहनत से निकाल रहा हूँ और तू इसे ले जा रहा है तो तू बस एक चोर है और चोर की पिटाई करना अच्छी बात है। यह सुनकर उस प्रेत ने कौन कौन करके 2 शब्द बोला। उनका इतना बोलना था कि 4 बड़े बड़े आदमी आ गए और एक तरफ से उनको घेरने लगे। उन चारों का चेहरा जला हुआ था और उनके शरीर से जलने की दुर्गंध आ रही थी। उसे देखकर तो अब दादाजी भी थोड़े से भयभीत हो गए और पीछे की तरफ चलने लगे। लेकिन जो पहले वाला प्रेत था वो नॉर्मल आदमी की तरह बोला, वो देखो भाग कहाँ रहा है, पकड़ो इसे, मेरे साथी अब आ गए हैं, अब तुझे पता लगेगा, अब तुझे दिखाता हूँ प्रेत क्या होता है। ऐसा बोलकर वो हंसने लगा। दादाजी का थोड़ा भयभीत होना यहाँ पर लाजमी था, क्योंकि उनके सामने जो घटना घट रही थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। मेरे दादाजी असल में सोच रहे थे कि वो कोई प्रेत नहीं बल्कि चोर ही है और उनके सामने प्रेत होने का दिखावा कर रहा है। उस टाइम पर मेरे दादाजी के मन में आया कहीं ये गलती से सच में प्रेत तो नहीं, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा सोचा कि प्रेत को फसल का क्या काम है, ये ज़रूर हो ना हो कोई चोर ही है और अपने मुंह पर इन्होंने कुछ लगा लिया है जिससे ये ऐसे दिख रहे हैं और हमें डराकर भगाना चाहते हैं ताकि हमारी फसल को चोरी कर सकें। ये सोचते हुए मेरे दादाजी काफ़ी गुस्से में आ गए और उनके पास एक लाठी हमेशा होती थी। बिना लाठी के वो कहीं नहीं जाते थे। लाठी वहीं खेत के किनारे पर रखी हुई थी। वो तेजी से खेत की तरफ भागे और चारों प्रेत उसके पीछे भागे। तेजी से जाकर उन्होंने अपनी लाठी उठाई और एक प्रेत के ऊपर सॉलिड लाठी चलाई। एक लाठी के प्रहार से ही 2 प्रेत लुढ़क गए और चिल्लाने लगे। बिजली की तेजी से मेरे दादाजी ने बचे हुए 2 प्रेतों पर भी लाठी बरसात कर दी और वो चारों प्रेत भागने लगे और मेरे दादाजी पीछे पीछे लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ रहे थे। भागते भागते वे सभी एक बगीचे के अंदर चले गए और उस बगीचे के अंदर जाकर पता नहीं चारों कहाँ चले गए। दादाजी की आंखों के सामने ही वो सब कहीं गायब हो गए। मेरे दादाजी लौटकर वापस आ गए और खेत में बैठकर थोड़ी देर सुस्ताने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि इस बगीचे से 10 आदमी उनकी ओर आ रहे हैं। उनमें से 4 आदमी तो वही थे जिसको मारकर उन्होंने भगाया था और 6 आदमी नए थे। उस आदमी में 2 के पास एक ही हाथ था और बाकी के हाथ पैर सलामत थे। मेरे दादाजी लाठी को लेकर सतर्क हो गए क्योंकि वो उसे प्रेत नहीं बल्कि चोर ही समझ रहे थे। इसीलिए वो इतना आक्रामक भी थे कि उन्होंने इतनी मेहनत से फसल उगाई है और मेहनत की चीज़ वो चुराने आ गए हैं। वो ऐसी चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर वो ऐसे आते और शायद किसी दूसरे तरीके से उन्हें डराते तो हो सकता था दादाजी डर भी जाते, लेकिन उन्होंने उनके अनाज की गठरी को चुरा कर एक बहुत बड़ी गलती कर ली थी, जिस कारण दादाजी के मन में उनकी छवि एक चोर से ज़्यादा कुछ नहीं थी। दादाजी दोबारा से आक्रामक हो गए और ज़ोर से चिल्लाए, अगर किसी ने मेरे खेत पर अपना कदम भी रखा तो उसके पैर तोड़ दूंगा। लौट जाओ यहाँ से, हमें अकेला समझकर लूटने की कोशिश मत करो, हम सब पर भारी हैं। दादाजी का क्रोध देखकर 10 प्रेत रुक गए और आपस में कुछ बात करने लगे। मेरे दादाजी उनकी बात सुन नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक प्रेत हाथ उठाकर बोला, मैं चोर नहीं हूँ, हम बात कर सकते हैं। क्या बात करनी है तुझे? हमें कोई बात नहीं करनी। वो जानते थे कि एक उन्हें आगे से बात में लगाएगा और पीछे से कोई ना कोई उनके ऊपर हमला कर देगा। वो बोले, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उनमें से एक बोला, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं और हमारा ये साथी वापस बगीचे में जा रहा है, अपनी आंख से देख लो, उसके बाद तुम उनसे बात करना। थोड़ी देर बाद मेरे दादाजी ने देखा 10 में से 9 प्रेत वापस बगीचे में चले गए जहाँ से वो आए थे। बस एक आदमी वहाँ पर रुक गया। ये थोड़ा बुजुर्ग सा लग रहा था। उसके जाने के बाद वो बुजुर्ग हमारे दादाजी की ओर बढ़ने लगा और दादाजी ने लाठी को ठीक से पकड़ लिया और सोचा, इस एक को तो हम आराम से देख लेंगे। कुछ देर के बाद वो उनके सामने पहुंच गए और उनसे कहा, आप हमारे साथी को क्यों मार रहे हैं? दादाजी ने कहा, ये खून और पसीने से मैंने इस फसल को उगाया है और आपका आदमी इसे चोरी करने आया था, इसीलिए मैंने इसे मारा। तब वो बुजुर्ग बोला, हम चोरी करके क्या करेंगे? एक जन्म में बुरा कर दिया, इसी वजह से प्रेत योनि में भटक रहे हैं, और चोरी करके हम क्या करेंगे? इस सांसारिक वस्तु से हमें क्या काम है? अभी रात हो रही है और रात हमारी है, आपकी नहीं।
इस रात में आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए भगवान ने दिन बनाया है और रात्रि हम जैसे निश्चल के लिए। ये सुनकर दादाजी थोड़े भयभीत हो गए और फिर सोचने लगे, शायद ये सही कह रहा है, हम यहाँ से चले जाएं तो सही रहेगा। लेकिन क्या हो अगर हमारे जाने के बाद ये हमारा सारा सामान चोरी करने का प्लान में हो। इतना सोचते हुए दादाजी फिर से गुस्से में आ गए और बोले, रात्रि हो या दिन, ये फसल मेरी मेहनत और खून पसीने की कमाई है, इसे मैं किसी को छूने नहीं दूंगा। इसकी रक्षा के लिए चाहे दिन हो या रात मैं यहीं रहूँगा। इस पर उस प्रेत ने कहा, ठीक है, आप अपने सामान की रक्षा कीजिए, लेकिन हम प्रेतों को परेशान मत कीजिए। असल में मेरे दादाजी को यही लग रहा था कि वो अब भी चोर ही है और वो सब चाहते थे कि हम यहाँ से लौट जाएं और ये लोग हमारी फसल को लूट लें। आखिरकार उस प्रेत ने कहा, पहली बार किसी इंसान ने प्रेतों को खरीदा है। दादाजी ने बोला, अब आप भी चले जाइए और वापस हमारे खेत में नहीं आना, नहीं तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर उस प्रेत को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो दादाजी से बोला, बहुत घमंडी हो तुम, तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनते ही दादाजी भी क्रोधित हो गए और उस प्रेत के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। दादाजी ने उनकी बाहों को पकड़कर उन्हें घुमाकर पटक दिया और एक ही पटकन में उस प्रेत की काफ़ी जोर की चीख निकल गई और बगीचे से वो 9 दौड़ते हुए आए। उन्होंने उस आदमी को उठाया और मेरे दादाजी को घूरते हुए बोले, अब तुम्हारी खैर नहीं है। वो अपने मुंह से आग निकालने लगे। ज्वाला इतनी तेज थी कि मेरे दादाजी को भी एक बार इतना डर महसूस हुआ कि उन्होंने भागने का सोचा। फिर दादाजी को याद आया, जब कुछ महीनों पहले गांव में मेला लगा था तो एक आदमी यही कलाकारी मेले के अंदर करता था और अपने मुंह से ज्वाला निकालता था। तब दादाजी को लगा, अब तो पक्का ये चोर ही है और ये लूटने आया है और ऐसी तरकीब दिखा रहा है। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और एक एक करके प्रेत को लाठी से पटकने लगे। लाठी की मार खाकर प्रेत इधर उधर भागने लगे। दादाजी ने एक प्रेत का हाथ पकड़ लिया। वो प्रेत अपना हाथ छोड़कर ही भाग गया और उसका हाथ में दादाजी के हाथ में रह गया और धीरे धीरे वो हाथ दादाजी के हाथ में ही पिघलने लगा। दादाजी को अब समझ में आ गया कि ये वो नहीं जो वो समझ रहे थे, ये सच में कोई शैतानी हरकत है। लेकिन दादाजी को अपनी फसल की इतनी चिंता थी कि वो सब कुछ भूल चले और लाठी चला कर किसी की गर्दन तोड़ दिए। और डरावनी बात ये थी कि गर्दन गिरने के बाद भी वो प्रेत गर्दन को हाथ से उठाकर तेजी से ऊपर नीचे करके भागने लगे। 10 मिनट के अंदर वो सभी वहाँ से बगीचे में भाग गए। वहाँ कोई भी नहीं बचा था। लेकिन दादाजी को अब समझ में आ गया था और उन्होंने अपनी लाठी उठाई और घर की ओर चल दिए। अभी वो रास्ते में कुछ आगे बढ़े ही थे कि उसी बगीचे से 50 आदमी खेत में पहुंच गए और गठरी को माथे पर लेकर एक और जाने लगे। दादाजी फिर से तेजी से वापस लौटे और जो गठरी लेकर जा रहे थे उस पर लाठी बरसाने लगे। इतनी तेजी से लाठी बरसा रहे थे वो कि सभी गठरी नीचे गिरा दिए और वहां से भागने लगे। कईयों को तो भागने के लिए जगह भी कम पड़ रही थी। दादाजी की लाठी भी अब क्रैक हो गई थी और खुद दादाजी भी लाठी चला कर थक गए थे। लेकिन अब वो पूरे के पूरे 50 प्रेत वहाँ से भाग चुके थे उसी बगीचे में। पर अब दादाजी का डर खत्म हो गया था। उन्होंने कहा, अब तो मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, और वहीं खेत में बैठ गए। समय धीरे धीरे बीत रहा था। कोई 1 घंटे के बाद उस बगीचे से एक आदमी निकला और उस आदमी की लंबाई लगभग 10 फीट थी। उसने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था और वो तेज़ी से दादाजी की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था। दादाजी ने अपनी लाठी उठाई और उस आदमी के पास आकर खड़े हो गए और उसे वहीं से खड़े होकर गाली बकने लगे। वो प्रेत कुछ आगे आने के बाद वापस मुड़ गया और वहीं बगीचे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मामला शांत सा लगा तो दादाजी वहीं बैठ गए और धीरे धीरे उनकी आंख लग गई। कुछ देर के बाद जब उनकी आंख खुली तब उन्होंने देखा उनके आसपास बाकी सारे मजदूर आ चुके थे। उन्होंने बताया कि वो पूरी रात यहीं पर थे क्योंकि वहाँ पर प्रेत आ गए थे। दादाजी ने पूरी बात सबको बताई और बोले, उनकी हालत देखकर मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन अपनी फसल को बचाने के लिए मैं वहाँ पर टिका रहा। सच में लोग कहते हैं मार के डर से भूत भी भाग खड़ा होता है। भूत का मतलब ही है जो डर गया वो उसे परेशान ज़रूर करेगा, जो नहीं डरेगा उसका वो कुछ नहीं कर सकता। दादाजी अपने खेत की सुरक्षा कर रहे थे और यही उनका धर्म था। शायद इसी वजह से वो उस रात जीत गए। शुरू में हमें इस बात पर विश्वास नहीं होता था, पर पता नहीं क्यों
अब इतना समय बीत जाने के बाद हमें लगता है कि ये घटना कहीं ना कहीं हो सकता है सच ही हो या नहीं भी। मेरा नाम अभय है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ में घटी 3 बिल्कुल सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूँ। बात करूँ फर्स्ट इंसिडेंट की, तो ये जिस जगह के बारे में बात है, मैं आपको उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स नहीं बता सकता। ये बात 2013 की है। तब पढ़ाई के सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था और रेंट पर रहने के लिए घर ढूंढ रहा था। काफ़ी रात ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक घर मिल गया। घर काफ़ी बड़ा था और हैरानी की बात ये थी कि घर का किराया उस घर के हिसाब से काफ़ी कम था। हम लोगों को वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और हम भाई बहन वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अजीब बात बस यही थी कि जब हम वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे, उस टाइम पर उस कॉलोनी में रहने वाले बाकी लोग हम लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से देख रहे थे, मानो हम लोग कोई गलती कर रहे हो। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद इंसिडेंट्स वहाँ रहने के एक ही दिन के बाद शुरू हो गए थे। हम लोग जब घर की थोड़ी सफाई वगैरह कर रहे थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब सामान मिला वहाँ से, जिनमें सबसे अजीब थी एक गुड़िया। वो गुड़िया एक काले कपड़े में लिपटी हुई थी, जिसे हमने बाद में फेंक दिया था। उस गुड़िया के जैसे ही एक तस्वीर आपको भी स्क्रीन पर दिख रही होगी। वो गुड़िया भी ठीक इसी प्रकार की थी। काम वगैरह करने के बाद हमने खाना खा लिया और उसके बाद सोने के लिए जाने लगे। बट तब वहाँ पर पहली ही रात में मेरे साथ जो हुआ वो सोचकर आज भी मैं डर जाता हूँ। उस घर में 4 काफ़ी बड़े कमरे थे, बट स्टिल हम लोग एक कमरे में सोए हुए थे। रात के लगभग यही कोई 3 बजे के आसपास में मेरी आंख खुली थी और आंख खुलने का कारण था एक आवाज़। ऐसा लगा कि हमारे रूम का दरवाज़ा मानो खुल रहा हो, और जब मैंने आंखें खोलकर ध्यान से देखा तो वाकई में दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे लगा कि शायद हवा के कारण ये दरवाज़ा खुला होगा, बट मैं गलत था। जैसे ही मैं ध्यान से देखने लगा तब एक काला साया मुझे अपनी आंखों के सामने रूम के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखने के बाद मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे हाथ पांव वहीं सुन्न हो गए और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। कुछ देर तक मैं ऐसा ही रहा और उसके बाद वो साया मेरे सामने ही गायब हो गया। रात में ही एक और घटना हुई। मेरी बहन जो कि सो रही थी, एकदम से ऐसा फील हुआ कि मानो वो बेड एकदम से हिलने लगा हो, और कुछ देर के बाद उन्हें ऐसा भी फील हुआ कि वो बेड मानो हवा में उड़ रहा हो। उन्होंने मुझे बताया और मुझे उठाया भी, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था। सबसे ज़्यादा डरावनी और अजीब सी चीज़ तो बाद में हुई, जब एकदम से ही सोते हुए वो नीचे ज़मीन पर गिर गए बेड से, और उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें धक्का दिया। उस टाइम पर उन्हें खिड़की पर 2 हाथ दिखाई दिए जो कि उस कमरे की ओर इशारा कर रहे थे, जो कि उस घर में सबसे आखिर में था। पहली ही रात में हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि हम काफ़ी डर गए थे। अगले दिन हमने उस घर के बारे में वहाँ रहने वाले लोगों से पूछा, और तब हमें पता लगा कि उस घर में पहले 7 लड़के रहा करते थे। वहाँ पर उनके घरेलू काम करने के लिए एक मेड आती थी, बट वो लड़के, उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन उन्होंने उसके साथ गलत काम करा और उसको मार के उसकी बॉडी को डंप कर दिया। उसके बाद अगले ही दिन वो सब कहीं भाग गए, पता नहीं कैसे, बट उस मेड के किसी रिश्तेदार को इस बारे में न जाने कैसे पता चल गया था, और कहते हैं कि उसी ने उस घर में आकर कुछ काला जादू कर दिया था, जिसके बाद से कभी भी वहाँ पर कोई रहने वाला टिक नहीं पाया, और उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं वहाँ पर होती। अगली घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 27 अप्रैल 2022 की है। उस दिन मेरी नानी की डेथ हो गई थी। उनकी मौत 98 साल की उम्र में हुई थी। उनका अंतिम संस्कार सब कुछ विधि विधान से हुआ और पूरा दिन इन्हीं सब कामों में बीत गया। रात में जब घर लौटे तो देखा कि लाइट नहीं आ रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए घर से बाहर निकल गए ये सोच के कि थोड़ा टहल लेते हैं। तब हमारा मन हुआ कि हम एक काम करते हैं, आम के बाग में खाट बिछाकर वहीं पर सो जाते हैं। यही सोचकर अपना बिस्तर वगैरह लेकर हम लोग आम के बगीचे में जाने लगे। वहाँ पर हम 3 लोग थे, मैं, मेरे मामा और गांव का ही एक और लड़का। जब हम वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे तब अचानक से रास्ते में हमें एक परछाई दिखाई दी।
बस अजीब बात ये थी, ये एक सफ़ेद परछाई थी। जब हम उसके थोड़ा करीब गए तो हमने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारी नानी थी। हम सब लोग देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे उन्हें, बट वो जो लड़का था वहाँ पर वो बहुत बहादुर था। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो उनके बिल्कुल पास गया, वो परछाई हमारी आंखों के सामने ही एक सांप में बदल गई और तेजी से कहीं गायब हो गई। हमें नहीं पता वो क्या था। हम लोग सीधा अपने घर आ गए और वहीं गर्मी में ही सोए। ये तीसरी घटना साल 2016 की है, जब मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर गया हुआ था। पिछली घटना में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर लाइट का इशू रहता था, इसीलिए हमने तब भी बगीचे में सोने का ही प्लान बनाया था। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मेरे मामा का गांव दुधवा टाइगर रिजर्व से पास में है और नेपाल बॉर्डर भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वहाँ पर तेंदुए और भेड़िया वगैरह का आना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। रात होने के बाद बिस्तर वगैरह लेकर हम बगीचे की तरफ जाने लगे। वो बगीचा घर से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर होगा। वो रात भी अमावस की थी। वहाँ पर बाहर सोने के लिए हमारी नानी ने हमें काफ़ी बार मना किया, बट हमने उनकी बात नहीं मानी। हमारी जिद को देखते हुए उन्होंने हमें जाने की परमिशन दे दी, बट उन्होंने सोने से पहले मेरे हाथ में थोड़ा सरसों दे दिया था। हम लोग वहाँ पर पहुँचे और चारपाई डालकर लेट गए। बात करते करते ही कब आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला और आंख हमारी सीधा खुली सुबह के 3 बजे। आंख खुलने का कारण था एक चीख। मैंने उठ के देखा तो सामने से कोई चीखता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा था। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ध्यान से देखने पर पता लगा वो एक औरत थी जो कि दौड़ते हुए हमारे पास आ रही थी। चीखते चीखते वो लगातार आगे बढ़ रही थी और हमसे कुछ दूरी पर आकर वो वहीं रुक गई। वो थोड़ा दूर से ही बोली, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। पता नहीं क्यों, पर उसकी बातों ने एक तरीके से मुझे अपने सम्मोहन में कर लिया था। मैंने अपने पास रखी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और उसी दौरान मेरी नज़र उसके पैरों पर गई और इस देखते ही मेरे होश वापस आ गए कि उसके पैर उल्टे हैं। मेरी हालत ऐसे हो गई थी कि मानो काटो तो खून भी ना निकले। मैंने मुंह उठाकर उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा अब बेहद भयानक हो गया था और वो एकदम बदली आवाज़ में बोली, अब तेरा कलेजा खाऊंगी आज। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और उसका चेहरा बहुत भयानक था। इस दौरान ही मेरे मामा का लड़का भी उठ गया था, बट जैसे ही उसने उस चुड़ैल को देखा वो वापस से बेहोश हो गया। वो चुड़ैल लगातार मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, इतनी गंदी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तब मेरी नज़र साइड में पड़े एक लोहे की रॉड पर गई। मैंने जैसे तैसे अपनी हिम्मत को इकट्ठा करा और एक झटके में मैंने उस रॉड को उठा लिया और उस चुड़ैल पर वार कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और तब मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मौके का फ़ायदा उठाकर मैं वहाँ से भागा नहीं और वहीं खड़ा रहा। तब एकदम से ही उस चुड़ैल का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आप मानेंगे नहीं, उसने एकदम से मुझे उठाया और मुझे उठाकर ज़मीन पर तेज़ी से पटक दिया। उसके बाद मेरे सीने पर आकर बैठ गई और बड़ी भयानक तरीके से हंसने लगी। आज मरेगा तू। अब उसने अपना मुंह खोला और जैसे ही उसने अपनी जीभ मेरी छाती के पास को लगाई, एकदम से ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी मानो उसके शरीर में आग लग गई हो। कुछ ही सेकंड में वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। तब मैंने अपनी छाती पर हाथ लगाकर देखा तो वहां पर शिवजी का एक लॉकेट था। इसके अलावा मेरे गले के पास में थोड़ा भभूत भी लग रहा था, जो कि शायद मेरी नानी ने मेरे सोने के बाद मेरे को लगाया था। इस घटना के बाद 3 दिन तक मुझे लगातार बुखार रहा। हमारे घर पे पुजारी आए और उन्होंने पूजा वगैरह करी। उसके बाद जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई, बट इस घटना ने एक डर मेरे अंदर हमेशा हमेशा के लिए बिठा कर रख दिया। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आज से लगभग 4 साल पहले की है। उस टाइम पर यह घटना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी हमारे शहर में। कुछ कारणों से मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता, बस इतना बताता हूँ कि मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से सुनाया है। कुछ लोग इसका कुछ डरावना मतलब निकालते हैं तो कुछ लोग अपने ही हिसाब से। आप इसको किस तरीके से समझते हो, ये मुझे इस घटना को जानने के बाद ज़रूर बताइएगा। तो ये घटना थी निकिता
जिसका नाम निक्कू था। इस लड़की की निक्कू शहर में अकेले अपने कंपनी के द्वारा अलॉट करे हुए अपार्टमेंट में अकेले रहा करती थी। वीकेंड्स पर उसे शॉपिंग करने के लिए पास ही के मॉल में जाना बहुत ही पसंद था। अब चूंकि उसे शॉपिंग का शौक था, इसीलिए वो अच्छा खासा सामान ले लेती थी और इसी कारण वो एस्केलेटर कम और एलिवेटर ज्यादा यूज करती थी। अब जब वो एलिवेटर के पास पहुंची तो उसने देखा कि लिफ्ट बस जाने ही वाली थी। अक्सर तो वो पूरी भरी रहती थी, पर आज उसमें एक जने की खड़े होने की जगह उसे दिखाई दे रही थी। इसीलिए अंदर शायद लिफ्ट में जो लोग खड़े थे उन्होंने निक्कू को अंदर आने के लिए कहा। इसके बाद जैसे ही एक औरत ने निक्कू को अंदर आने के लिए कहा, निक्कू एकदम से चौंक गई और वहीं पर खड़ी रह गई, क्योंकि उसे एक डेजा वू वाली फीलिंग आ रही थी। यानी कोई ऐसी फीलिंग कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सब पहले भी हो चुका है। अक्सर आप और हम भी इस फिनोमिना को फील कर चुके हैं। अब निक्कू खड़ी खड़ी यही सोच रही थी कि ये उसके माइंड में एकदम से क्या आया। वो अब तक अंदर गई नहीं थी कि तभी उससे पहले ही पीछे से किसी ने उसे थोड़ा साइड को धक्का दिया और वो सीधा जाके लिफ्ट के अंदर चली गई। वो एक औरत थी जो कि शायद काफी जल्दी में लग रही थी, थोड़ी परेशान सी, जैसे कि उसकी आखिरी ट्रेन छूटने वाली हो। और जैसे ही वो लड़की एलिवेटर के अंदर गई, लिफ्ट पूरी तरह से फुल हो गई थी। निक्कू लिफ्ट के बाहर ही ये देखती रही और एलिवेटर का दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे जाने लगी। तभी अचानक से ऐसा लगने लगा मानो कि लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम थी और एक अजीब सी आवाज कुछ टेक्निकल मेल फंक्शन की वहां पर आने लगी और ये आवाज निक्कू ने भी सुनी। निक्कू अभी तक यही सोचने की कोशिश कर रही थी कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है, और अभी उसे एकदम से काफी बुरी सी फीलिंग आने लगी, मानो ऐसी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी एकदम से उसके माइंड में सारी बात एकदम से आ गई। उसको वो सपना याद आ गया जो उसने ठीक आज से 2 दिन पहले देखा था। दरअसल उसका घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, उसका घर भी एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में था, इसलिए वहां पर भी एलिवेटर्स थे। निक्कू पास ही की एक कंपनी में एज ए सेक्रेटरी जॉब करती थी। देर रात में निक्कू सोई हुई थी और जब वो सो रही थी तो उसने वो सपना देखा। ये सपना इतना असली लग रहा था कि उसने एक आवाज सुनी कि कोई उसे बुला रहा है। निक्कू ने पाया कि वो अभी अपने कमरे में ही है, पर नीचे से कोई है जो कि काफी तेज तेज हॉर्न मार रहा है और उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कह रहा है। निक्कू अपने कमरे की खिड़की के पास गई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक छोटी वाली ट्रैवलर साइज की बस खड़ी हुई है। निक्कू बाहर ये देखकर कंफ्यूज हो गई कि इस समय पर, रात के इस समय पर वो गाड़ी उसके घर के बाहर क्यों खड़ी हुई है। पर उसने देखा कि वो बस लगभग स्टार्ट हो चुकी थी और बस ऐसा लग रहा था कि वो निकलने ही वाली थी। इसके अलावा उसने देखा कि बस के अंदर जो लोग बैठे थे वो बार बार उसे बुला रहे थे, पर उसे ये नहीं पता था कि वो आखिर कहां जाने के लिए ऐसा कर रहे थे। निक्कू समझ नहीं पा रही थी कि वहां पर हो क्या रहा है। वो सोच ही रही थी और बार बार उसे बाहर से आवाज आ रही थी, जल्दी आओ, अंदर बस एक आदमी की जगह है, ये आखिरी सीट है। और ऐसा लग रहा था कि मानो उस गाड़ी में सभी लोग एक अलग ही तरह की जल्दी में हों। वो बस निक्कू को अंदर बुलाने के लिए फोर्स कर रहे थे। उस गाड़ी में लाइट काफी डिम थी और उसे किसी का भी चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था, बस परछाइयां दिख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारी परछाइयां उसे उस खिड़की से देख रही हों। सपने में निक्कू ऐसा महसूस कर रही थी कि वो किसी चीज को ढूंढ रही है और उसने जवाब भी यही दिया कि वो बस आ रही है। और आखिरकार हुआ ये, निक्कू अपना सारा सामान लेकर ठीक से तैयार होकर अपार्टमेंट से नीचे गई और उसके बाद वो गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ने लगी।
गाड़ी में एक औरत बैठी थी जो कि शायद सोच रही थी कि अगर निक्कू नहीं बैठ पाई और वो गाड़ी पहले ही चल गई तो क्या होगा। पर उसे इस समय पर किसी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसके पीछे से आई थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मुझे भी अंदर आना है। उसने देखा कि वो औरत भागते हुए आई और इससे पहले कि निक्कू गाड़ी तक पहुंच पाती वो गाड़ी के अंदर बैठ गई और जो उस गाड़ी में आखिरी सीट बची हुई थी जो कि निक्कू की होने वाली थी वो उस पर बैठ गई और उसके बाद वो गाड़ी एकदम से आगे बढ़ गई। निक्कू को ऐसा लग रहा था कि वो कुछ चीज खो चुकी है और उसने पता नहीं क्यों उस कार के पीछे जाना चाहा और वो देखने की कोशिश करने लगी कि वो कार आखिर कहाँ जा रही है। पर जब उसने उस कार को ध्यान से देखा थोड़ा करीब जाकर तो वो चक्कर खाकर वहीं गिर गई। उसने देखा कार के अंदर जितने भी लोग बैठे थे उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं था। उन सभी ने एक साथ अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई और उसे देखकर अजीब ढंग से, शैतानी ढंग से मुस्कुराने लगे। उसने देखा कि वो 8 लोग थे और सभी के सभी खून में सने हुए। कुछ के चेहरे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, कुछ की तो आंखों के कंचे भी बाहर को गिर गए थे। वो लोग जानते थे कि निक्कू उन्हें देख रही है और वो भी उसे ही घूर रहे थे। जैसे ही निक्कू ने ये सब देखा वो इस बुरे सपने को देखकर फौरन जागी। अब जब निक्कू मॉल में खड़े खड़े इस सपने के बारे में सोच रही थी तो उसे लगा कि ये तो काफी ज्यादा असली है। उसके सपने का वो बस वाला सीन और ये एलिवेटर वाला जो इंसिडेंट इसके साथ अभी अभी हुआ वो बिल्कुल सेम था, लगभग सेम। वो भी ये बात सोच ही रही थी कि अचानक से लिफ्ट से काफी तेज आवाज आई और काफी तेज चीख उसे सुनाई दी और उसके बाद एक काफी तेज आवाज आई, इतनी तेज कि शायद वो आवाज मॉल में हर एक इंसान ने सुनी होगी, मानो कोई बम फट गया हो। सब लोग काफी चिल्लाने लगे और मॉल में अफरा तफरी मच गई। निक्कू को फाइनली इस बात का यकीन हो गया कि जो उसने सपना देखा था वो रियलिटी के ऊपर कोलैप्स हो गया है। वो लगभग समझ गई थी कि इस जगह पर क्या हुआ है और वो जानती थी कि उस लिफ्ट का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। निक्कू थोड़ी देर तक तो बस खड़ी रही और जब वो पैनिक करी तो भागकर वो हॉलवे में गई और नीचे देखने लगी, 6ठे माले से नीचे। उसने देखा नीचे कई सारे लोग एक जगह पर आकर भीड़ बना चुके हैं और सब लोग एलिवेटर के पास जा रहे हैं। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगी जब वहां पर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस आ गई। लिफ्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और जैसे तैसे जब लिफ्ट का दरवाजा खोला गया तो अंदर देखा गया कि अंदर लोगों का मांस और खून बस एक साथ मिक्स होकर पड़े हुए हैं और लोगों के अंग इधर उधर दीवारों पर लिफ्ट की चिपके पड़े हैं। लिफ्ट के अंदर काफी ज्यादा खौफनाक मंजर था और लोगों की लाशें बिल्कुल उसी तरीके की थी जैसे कि निक्कू ने अपने सपने में देखा था। ये देखकर निक्कू के होश उड़ गए। जब से उसने ये चीज देखी वो चुपचाप अपने घर आ गई और उसके बाद से काफी समय तक ना तो वो दोबारा मॉल में गई और उसने काफी समय तक लिफ्ट का यूज भी नहीं करा। जैसे जैसे ये बातें फैली सभी लोग हैरानी में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ कहते हैं कि निक्कू झूठ बोल रही है तो कुछ कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है और ये एक काफी ज्यादा खौफनाक घटना है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट्स के जरिए बताएं। अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर। ये घटना जिन्होंने बताई है आइए अब इसे उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम मनीष है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 6 साल पुरानी है और ये हमारे गांव में सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी है। दरअसल उस समय पर हमारा गांव जो कि एक पहाड़ के नज़दीक है जिसमें कि एक घना जंगल है, वहाँ पर उस साल में एक पार्क रेंजर को अलॉट किया गया था। उसका काम सिंपल था, बस सुबह और शाम को वहाँ पर पूरे जंगल में एक बार चक्कर मारना और उसके बाद वापस
अपने शेल्टर में जाके बैठ जाना। उसका असली नाम तो कुछ और था, पर सब गांव वाले उसे चिंटू कहकर बुलाते थे। उसकी सैलरी भी अच्छी थी, इसीलिए अपने गांव को छोड़कर वो इस गांव में इस काम को करने के लिए आया था। पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। चिंटू शाम के समय जंगल में चक्कर लगाने के लिए गया, पर वो रात में वापस आया ही नहीं। अब क्योंकि वो लगभग 3 महीने ऑलरेडी जॉब कर चुका था, इसलिए हमारे गांव में उसके बहुत ज्यादा जान पहचान वाले बन गए थे। और जब उन लोगों ने इस बात को देखा कि उसका शेल्टर खाली है, तो वो लोग थोड़ा परेशान होने लगे। अगले दिन सुबह सुबह ही सब लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। चिंटू को सब लोग ढूंढते रहे और वो मिला दोपहर के बाद। पर जिस जगह पर वो मिला था, वो जगह कुछ अजीब थी। दरअसल वो एक पुराना पुण्य स्थान था, जहां पर गांव के कई लोग आकर पूजा भी करते थे कभी कभी। एक और अजीब बात यह थी कि जिस समय चिंटू को गांव वालों ने ढूंढा, वो बेहोशी की हालत में था। उन लोगों ने काफी कोशिश करी, पानी का इस्तेमाल किया, तब जाकर उसे होश आया। और जब सब लोगों ने देखा कि वो ठीक है, तो सबने राहत की सांस ली। हालांकि उठने के बाद चिंटू काफी कमजोर लग रहा था और सब लोगों को काफी कंफ्यूज तरीके से देख रहा था। वो काफी ज्यादा चौंका हुआ था जो उसके साथ हुआ है इस बात से। कुछ देर तक वो ऐसे नॉर्मली बात करता रहा और मानो उसे एकदम से वो चीज याद आई और उसने सबसे पूछा, हरीश कहाँ है? हरीश। सबसे पहले तो चिंटू की बात सुनकर सब लोग हैरान से हुए, लेकिन जब चिंटू ने अपने साथ हुई घटना के बारे में उन लोगों को बताया, सभी लोग एकदम से डर गए और सब लोग इस तरीके से रिएक्ट करने लगे जैसे कोई बहुत ही ज्यादा अजीब चीज हो गई हो। वो लोग सोचने लगे कि वो जो बोल रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसकी पूरी बात को सुनने के बाद गांव वाले सब समझ गए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। चिंटू के अंदर एक आदत थी कि वो अपने काम को काफी ज्यादा लगन से करता था। वो हमेशा ही डेली सुबह और शाम को पूरे जंगल वाले एरिया का राउंड मार के आता था और उसके बाद ही खाना खाता था। बीती रात भी वो ऐसा ही कर रहा था। वो जंगल में अंधेरा होने के बाद घूम रहा था और देख रहा था कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। लेकिन एक बात और थी, उसको एक बुरी आदत थी सिगरेट पीने की। पर उसूलों का वो पक्का था, काम के समय काम ही करता था। तो जब उसने अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया तो एक जगह देखकर वो उस जगह पर जाकर बैठ गया और उसके बाद उसने अपने जेब से लाइटर और सिगरेट निकाला जो उसने घर से चलते वक्त बीच में रास्ते में पड़ी दुकान से लिया था। और उसके बाद उसने उस सिगरेट को जला लिया और कश लेने लगा। उसी समय पर उसे महसूस हुआ कि उसे टॉयलेट करना है और इसीलिए वो साइड में एक झाड़ी के पास चला गया और अपना काम करने लगा। उसी समय उसे एकदम से ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे से जा रहा है, यानी कि गुजर रहा है। और जैसे ही चिंटू ने अपनी गर्दन घुमाई, उसने देखा कि एक आदमी जिसका उसे बस साया दिख रहा था, वो जंगल के अंदर कहीं जा रहा था। पहले तो समझ नहीं आया कि इस समय पर कौन यहाँ पर आया है। उसने तेजी से चिल्लाकर पूछा कि कौन है और वो इस समय यहाँ पर क्या करने आया है। उस आदमी ने उसकी बात सुनी और वो रुक गया और उसके बाद उसने अपनी गर्दन घुमाई और चिंटू को देखने लगा। अंधेरा हो रहा था, इसलिए उसे साफ साफ उसका चेहरा तो नहीं दिख पाया, पर उसने उसका आधा चेहरा देखकर ही पहचान लिया कि ये और कोई नहीं बल्कि हरीश था, जो कि इस गांव में उसका काफी समय से अच्छा दोस्त रहा है। यहाँ तक कि उसकी इस जगह पर जॉब लगवाने में भी उसका अच्छा खासा हाथ था। पर ये किसने सोचा था कि उसका पक्का दोस्त हरीश उसे इस जगह पर देखकर पहचानेगा भी नहीं और सीधा आगे बढ़ने लगेगा। उसने बस उसके चेहरे को देखा और वापस से घूमा और आगे बढ़ने लगा। अपने दोस्त को इस तरह से इग्नोर करता पाकर
चिंटू को काफी अजीब लगा। वो समझ नहीं पाया कि आखिर उसे क्या परेशानी है और इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगा, अपनी बेल्ट को एडजस्ट करता हुआ। लेकिन कोई फायदा नहीं कि वो उसके कितना पीछे जाए और कितना उससे पर चिल्लाए, उसे बुलाए, पर वो बस उसकी बात को इग्नोर कर रहा था और आगे बढ़े जा रहा था। उसका सिर नीचे को झुका हुआ था और वो ऐसे चल रहा था जैसे उसे कुछ सुनाई या दिखाई दे ही ना रहा हो। सबसे अजीब बात तो ये थी कि भले ही वो हरीश काफी धीमी स्पीड पर चल रहा था और चिंटू तेजी से जा रहा था, पर वो उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। उन दोनों के बीच की दूरी मानो बस एक बराबर आकर रुक गई थी और ये ऐसे ही चली जा रही थी। चिंटू ने देखा चलते चलते वो लोग पहाड़ के लगभग ऊपर वाले हिस्से में आ गए हैं और तब उसने देखा कि आसपास कुछ धुंध जैसा इकट्ठा हो रहा है और इस समय पर हरीश, जो कि कब से उसके सामने चल रहा था, वो रुक गया। उस समय पर उसने देखा कि हरीश पीछे को घूमा और उसने हाथ से मानो ऐसा इशारा किया कि वो अब रुक जाए। लेकिन एक और अजीब बात यह थी कि उसके हाथ काफी धीरे धीरे हिल रहे थे और ये उसे काफी अजीब लग रहा था। वो जोर से उसे बोलने लगा कि तुम किस तरह का बर्ताव कर रहे हो। तब एकदम से उसके आसपास की धुंध धीरे धीरे कुछ कम सी होने लगी और उस टाइम पर उसने देखा कि जिस जगह पर हरीश खड़ा है उसके पीछे एक पुण्य स्थान है। उसने देखा हरीश एकदम से उसकी तरफ मुड़ा और उसे अपने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे वो उससे विदा ले रहा हो और उसके बाद वो उस पुण्य स्थान के अंदर चला गया और देखते ही देखते उसकी आंखों से ओझल हो गया। पहले तो चिंटू को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, पर अब उसे इतना समझ में आ चुका था कि चीजें उतनी सीधी नहीं है जितना कि उसे लग रहा था और वो फौरन ही उस पुण्य स्थान के अंदर आया और अंदर आकर उसने देखा कि उसके सामने बस एक मूर्ति थी और आसपास इतनी जगह भी नहीं थी कि एक जिंदा आदमी कहीं गायब हो जाए। अब चिंटू ने बताया कि उस जगह पर जाने के बाद एकदम से ही उसके हाथ पांव धीरे धीरे कांपने लगे और जब उसने अब उस मूर्ति की तरफ देखा तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगने लगा और ऐसा लगने लगा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद उसने बताया कि उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। अब वो एक बार फिर से हरीश को आवाज मारना चाहते थे, पर अब उसके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकली और धीरे धीरे वो वहीं पर बेहोश हो गया। ये सारी बात बताने के बाद चिंटू अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखने लगा कि उनके पास शायद उसका कोई जवाब होगा, पर उसने उल्टा पाया कि अब कोई उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था और चिंटू जब सबसे पूछ रहा था कि क्या बात है तो बोल रहे थे गांव जाने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये बोलने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। इसके बाद चिंटू जैसे ही गांव में आया तो उसने देखा कि हरीश के परिवार में मातम छाया हुआ था। जब उसे उस जगह के बारे में पता चला तो वो और ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। उसे पता लगा बीती रात हरीश काम पर से घर आ रहा था और बीच रास्ते में ही उसे एक हार्ट अटैक आया और वो मर गया। अब क्योंकि चिंटू पहाड़ों में अपनी पेट्रोलिंग के लिए गया हुआ था इसीलिए उसे इस बारे में पता ही नहीं चला। तो लोग कहते हैं कि उस रात हरीश आखिरी बार अपने दोस्त को विदा देने के लिए आया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, पर आप इस पे कितना यकीन करते हैं वो मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताना।